को बैंक नोटों जैसे हैं। बैंक नोटों की भांति वे स्वर्ण के प्रतीक हैं। हमें देखना यह है कि वे जाली नोट तो नहीं है। मैं मानता हूँ कि महापुरुषों की पूजा में हमें अधिक सचेत रहना चाहिए। उसका कारण है इस देश में हम संभवतः एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जहां जहां नोटिस बोर्डों पर लिखा हो जेब कतरों से सावधान, वहां वहां ऐसे नोटिस बोर्ड भी हों महापुरुषों से सावधान। महापुरुषों की पूजा के लिए पक्षधर कार्लाइल ने भी अपने पाठकों को सचेत करते हुए कहा था, इतिहास में ऐसे ढेर सारे महापुरुष गिनाए गए हैं जो झूठे और स्वार्थी थे। गहरा खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, विश्व का श्रद्धांजलि रूपी वेतन इन तथाकथित महापुरुषों की जेबों में चला जाता है। विश्व का कार्य नहीं सदता। नायक तो बाहर निकल गए हैं, नीम हकीम भीतर घुस आए हैं। रनाडे को देवताओं जैसा वह सम्मान तो नहीं मिला जो भारत के इन महापुरुषों के भाग में आज बधा है। मिलता भी कैसे? उनके पास कोई सीधा ईश्वरीय संदेश तो था नहीं, ना तो उनके पास कोई चमत्कार था और ना ही किसी चमत्कार प्रदर्शन का उन्होंने वायदा किया। ना तो सरस्वती के अवतार थे और ना ही उनके पास कोई देवी शक्तियां थी, लेकिन इन आभाओं को उन्होंने पूरा किया। भले ही रनाडे ने प्रभुत्व और चमत्कार नहीं दिखाया, पर आपदाओं का पहाड़ भी हमारे सामने खड़ा नहीं किया। भले ही भारत की सेवा के लिए उनके पास कोई देवी शक्तियां नहीं थी, पर उनके दुरुपयोग के संकट से भी तो वह बचा रहा है। भले ही वह सरस्वती के अवतार नहीं थे, पर उन्होंने बुद्धि और मनोवृत्ति का वह विकृत वितंडावाद भी तो नहीं दिखाया जिसकी बुनियाद ही बेईमानी पर खड़ी होती है। उसने तो अविश्वास के बीज बो दिए हैं और समझौते को दूभर बना दिया है। अति उल्लास और असंयम पर उनका पूर्ण अंकुश था। उन्होंने अतिवाद का सहारा लेकर सस्ती प्रसिद्धि नहीं बटोरी। लोगों की देश प्रेम की भावनाओं से हेरा फेरी और खिलवाड़ करके उन्होंने लोगों को गुमराह नहीं किया। उन्होंने कभी भी ऐसे घटिया हथकंडों का इस्तेमाल नहीं किया। उनमें शोर तो होता है पर जोर नहीं। वे ना तो त्रुटिहीन थे और ना ही धूर्तहीन। वे तो देश के प्रति उत्साही तथा निष्ठावान सेवकों की भी कमर तोड़ देते हैं, पंगु बना देते हैं। वे कैसे आगे बढ़े? संक्षेप में, रनाडे तो एक बुद्धिमान कप्तान की भांति थे। वह जानता है कि केवल प्रभाव और प्रदर्शन के लिए महासागर के बीचों बीच अपने जहाज के साथ चतुराई भरी चालबाजियां नहीं कर सकता। उसका कर्तव्य है कि वह उसे नियत बंदरगाह तक सुरक्षित ले जाए। संक्षेप में, रनाडे जाली बैंक नोट नहीं थे। उनकी पूजा करते समय हमें अनुभव नहीं करते कि हम किसी झूठे और घटिया आदमी के सामने घुटने टेक रहे हैं। वैसे भी रनाडे का यह जन्मदिन समारोह नायक पूजा है ही नहीं। एक तो नायक पूजा यह है कि हम उसके प्रति अपार आभार व्यक्त करें। नायक की जी हजूरी करना एक नितांत भिन्न प्रकार की नायक पूजा है। पहली में कोई दोष नहीं है, पर दूसरी निसंदेह अति जघन है। पहली तो हर उदात्त चीज के एक प्रति मानव का आदर भाव है। महापुरुष तो केवल उसका साकार रूप होता है। दूसरी तो अपने स्वामी के प्रति खलनायक की स्वामी भक्ति है। पहली सदाचार का लक्षण है तो दूसरी दुराचार का। पहली उसकी सोचने की शक्ति और कार्य करने की आजादी नहीं छीनती, दूसरी तो हमें काट का उल्लू बनाती है। पहली में राज्य के लिए विनाश की संभावना नहीं होती, दूसरी में तो खतरा ही खतरा होता है। संक्षेप में, रनाडे का जन्मदिन मनाकर हम ऐसे आका की पूजा नहीं कर रहे हैं जो ना तो किसी के द्वारा चुना जाता है, ना किसी के प्रति उत्तरदायी है और ना किसी के द्वारा हटाया जा सकता है, बल्कि हम तो प्रशंसा सुमनों से ऐसे
नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसने लोगों का मार्गदर्शन किया, उन्हें ढोरों की तरह हाँका नहीं। उसने तो उनके सुविचारित निर्णय को कार्य रूप देने का प्रयास किया। उसने हेरा फेरी अथवा हिंसा से उन पर अपनी इच्छा लादने और थोपने का प्रयास नहीं किया। यह जन समुदाय नायक पूजा के लिए एकत्रित नहीं हुआ है। यह तो इस बात का अवसर है कि हम रनाडे के राजनीतिक दर्शन को अपने मन में पुनः ताजा कर सकें। मेरे विचार में यह आवश्यक हो गया है कि हम समय समय पर अपने मन में उसकी याद को ताजा करते रहें। कारण यह है कि उनका दर्शन खतरनाक और खोखला नहीं है। भले ही वह मंद हो, भले ही उसमें चमक दमक ना हो, फिर भी वह सोना है। क्या किसी को संदेह है? यदि है तो वे बिस्मार्क, बाल्फोर तथा मोर्ले के इन उद्गारों पर मनन करें। महान जर्मन नेता बिस्मार्क ने कहा था, राजनीति तो संभव का मायाजाल है। ब्रिटिश संविधान पर वाल्टर वाजेट की प्रसिद्ध पुस्तक की अपनी भूमिका में बाल्फोर ने कहा है, यदि हमें उस दीर्घकालीन प्रक्रिया के सही आधार को खोजना है जिसने मध्यकालीन राजतंत्र को आधुनिक लोकतंत्र में परिणत किया है और जिसके द्वारा अत्यधिक परिवर्तन हुआ है, वह अति अल्प विनाश हुआ है, तो हमें प्रतिभा और सिद्धांत के स्थान पर स्वभाव और चरित्र का अध्ययन करना ही होगा। यह एक ऐसा सच है जिसे याद रखना उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जिन्होंने पराये देशों में ब्रिटिश संस्थानों को 100% ज्यों का त्यों अंगीकार किए जाने की सिफारिश की है। ऐसा प्रयोग खतरे से खाली नहीं हो सकता। संविधानों की नकल करना तो आसान है पर स्वभावों की नहीं, और यदि ऐसा हो जाए कि उधार लिए हुए संविधान और स्वभाव की संगति ना बैठे तो इस असंगति के भयंकर दुष्परिणाम निकल सकते हैं। इसका कोई खास महत्व नहीं कि वहाँ के लोग कौन से अन्य गुणों से संपन्न हैं। यदि उनमें निम्न की कमी है जो इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्व के हैं, यथा यदि उनमें यह क्षमता नहीं है कि वे अपनी निष्ठाओं का क्रम निर्धारण नहीं कर सकते तथा उनसे प्रभावित नहीं हो सकते, यदि वे स्वतंत्र के प्रति सहज रुचि और कानून के प्रति सहज आदर भाव नहीं रखते, यदि उनमें मधुर हास्य का अभाव है और वे बेईमानी को बर्दाश्त करते हैं, यदि वे नहीं जानते कि कब और कैसे समझौता किया जाए, यदि वे भयंकर दुष्परिणामों के प्रति वह अविश्वास नहीं करते जिसे कभी कभी गलत ढंग से तर्क का प्रभाव कहा जाता है, यदि भ्रष्टाचार से उन्हें घृणा नहीं होती और यदि उनके विभाजन या तो असंख्य या फिर अति गहरे होते हैं, तो ब्रिटिश संस्थानों का सफल कार्यकरण कठिन अथवा असंभव हो सकता है। उन स्थानों पर तो वास्तव में इनके प्रति क्षीण संभावना है जहाँ संसदीय अनुनय विनय की कलाओं तथा दल प्रबंध की दक्षताओं को पूर्णता का सर्वोच्च स्तर प्रदान किया जाता है। मोर्ले ने कहा है, तार्किक पूर्णता के पीछे भागना उस सामाजिक ताने बाने की सामग्री की अज्ञान जताना है जिससे कि राजनेता का पाला पड़ता है। विचार अथवा संस्था में सजीव परिवर्तन के अभाव की उपेक्षा करना मोह तथा आसक्ति है। घड़ी घड़ी ऐसे परिवर्तन करना भले ही वे किए जा सकते हों, वज्र मूर्ता है। मार्मिक फ्रेंच उक्ति है कि छोटे छोटे सुधार बड़े सुधारों के कट्टर शत्रु हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल इस दृष्टि से किया जाता है कि वह सामाजिक विनाश का संकेत है। ये वे सिद्धांत हैं जिन पर राजनीतिक सफलता निर्भर करती है। क्या वे रनाडे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से भिन्न है? यह रनाडे की महानता का प्रमाण है कि बिस्मार्क, बाल्फोर तथा मोर्ले से वर्षों पूर्व उन्होंने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया था। जिस पीढ़ी की सेवा रनाडे ने की,
वह बुद्धिमान थी। उसने उन्हें अपनी राजनीतिक पथ प्रदर्शक मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार स्वीकार किया। उनकी महानता शाश्वत है। वे केवल वर्तमान पीढ़ी के ही नहीं अपितु भावी पीढ़ियों के भी पथ प्रदर्शक मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार बन सकते हैं। एक आरोप रनाडे पर बहुधा लगाया जाता है। मेरा विचार है कि उसका उत्तर दे ही दिया जाए। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका विचार था कि भारत पर अंग्रेजों की विजय विधि का विधान थी और भारत का इससे बढ़कर हित नहीं हो सकता कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहे और उसी में उसकी अंतिम नियत है। संक्षेप में कहा जाए तो रनाडे पर आरोप लगाया जाता है कि वह भारत की स्वाधीनता के पक्षधर नहीं थे। आरोप के आधार हैं रनाडे के ये उद्गार। इसे सहज ही स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह विधि का विधान ही है कि असंख्य भारतवासियों के अति विशाल जन समूह को विदेशी प्रभुत्व के प्रभावों तथा प्रतिबंधों के अधीन सदियों तक रखा जाए। जब तक इन प्रभावों तथा प्रतिबंधों का उद्देश्य बना रहे कि वे उन दशाओं में लोगों की शक्ति तथा चरित्र के निर्माण में अस्थायी सहयोग देते रहें जिनमें की भारतीय जातियां अति प्रभावग्रस्त हैं। एक बात निश्चित है कि 500 वर्ष तक बने रहने के पश्चात मुस्लिम साम्राज्य ढह गया और उसके कारण पंजाब तथा पूरे मध्य भारत और दक्षिणी भारत की पुरानी मूल जातियों को पुनः स्थापित होने का अवसर मिला। पुनः स्थापना के ये आधार उन आधारों से कहीं अधिक ठोस स्वरूप के थे जिन्होंने प्रारंभिक मुस्लिम विजेताओं के आगे बड़ी आसानी से घुटने टेक दिए थे। हिंदू तथा मुसलमान दोनों में ही उन अनेक गुणों का अभाव है जो व्यवस्था तथा सुव्यवस्थित सत्ता के प्रति प्रेम के परिचायक होते हैं। दोनों में अभाव है। वे नगर स्वतंत्रता से प्रेम नहीं करते। वे नागरिक जीवन के लिए आवश्यक गुणों का पालन नहीं करते। यांत्रिक कौशल के प्रति उनकी अभी रुचि नहीं है। विज्ञान और शोध में उनकी रुचि नहीं है। साहसपूर्ण खोज का उनमें साहस नहीं है। कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का उनमें कोई संकल्प नहीं है तथा महिलाओं के प्रति उदात्त सम्मान की भावना उनमें नहीं है। पुरानी हिंदू और पुरानी मुस्लिम सभ्यता की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसमें इन गुणों का प्रशिक्षण इस तरीके से दिया जा सकता जिससे भारत की जातियों को पश्चिमी यूरोप की जातियों के स्तर तक लाया जा सके। इसलिए शिक्षा के कार्य का पुनर्वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी और अब यह कार्य विगत शताब्दी से भी अधिक समय से ब्रिटिश छत्रछाया में चल रहा है जिसका परिणाम सबके सामने है। इन बयानों पर केवल सरसरी दृष्टि डालने मात्र से ही हमें यह पता चल जाएगा कि यह आरोप बयानों को गलत पढ़ने के कारण नहीं बल्कि उन्हें गलत समझने के कारण लगाया जाता है। बयान साफ तथा सीधा साधा है। उसके विषय में अनुमान से भी यह नहीं कहा जा सकता कि उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रनाडे भारत की स्वतंत्रता के विरुद्ध थे। उस अर्थ में यह आरोप झूठा और निराधार है। रनाडे के इन बयानों से उनके आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे तो उनकी बुद्धिमत्ता तथा दूरदर्शिता को प्रमाणित करते हैं। इन बयानों से रनाडे क्या बताना चाहते थे? जैसा मैं समझता हूँ, मेरा विचार है कि रनाडे दो बातें बताना चाहते थे। पहली बात वह यह बताना चाहते थे कि ब्रिटेन की भारत पर जीत ने भारत को अपने आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे का पुनर्निर्माण करने, नवीकरण करने तथा सुधार करने के लिए समय व अवसर तथा आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जिससे भारत स्वतंत्र होने के लिए किसी भी विदेशी
आक्रमण के दबाव को सहन करने के लिए पुनः सक्षम बन सके। दूसरी बात, रनाडे यह बताना चाहते थे कि भारत जब तक एक राष्ट्र के रूप में स्वयं को संतोषजनक रूप से सुसंगठित न कर ले, वह विचार तथा भावना से एकजुट न हो जाए और समान नीति की भावना से ओतप्रोत न हो जाए, उससे पहले यदि वह ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर निकलता है तो वह स्वतंत्रता के नाम पर अव्यवस्था तथा विघटन को आमंत्रित करता है। इन सच्चाइयों का कितना अधिक महत्व है, लोग इस बात को महसूस नहीं करते कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संघर्षों के सुचारू समाधान में सुरक्षा की कितनी बड़ी भूमिका होती है। जो समाज प्रगति करना चाहता है उसमें ये संघर्ष होते ही हैं। स्वर्गीय प्रोफेसर मैटलैंड से एक बार इस बात को स्पष्ट करने के लिए यह प्रश्न पूछा गया कि संसदीय संस्थाएं इंग्लैंड में फली फूली और यूरोप में वे अपनी जड़ें जमाने में असफल रहीं, इसका क्या कारण है? उन्होंने जो उत्तर दिया उससे सुरक्षा के महत्व का पता चलता है। उन्होंने कहा कि यह अंतर इंग्लिश चैनल के कारण है। इस उत्तर से वह यह बताना चाहते थे कि जब इंग्लैंड अपनी राजनीतिक व्यवस्था में सुधार कर रहा था तो इंग्लिश चैनल के कारण इंग्लैंड विदेशी आक्रमण से निरापद था और इसलिए लोगों के लिए स्वतंत्रता हेतु अपने राजा के विरुद्ध लड़ना निरापद हो गया और राजा के लिए भी अपनी जनता को संघर्ष करने की अनुमति देना निरापद हो गया। सुरक्षा के इस महत्व पर अब्राहम लिंकन ने भी जोर दिया। हाँ, अमेरिकी राजनीतिक संस्थाएं शाश्वत क्यों बनी रहीं, इस बात को बताते हुए लिंकन ने कहा था, यदि यूरोप, एशिया और अफ्रीका की सभी सेनाएं एक साथ मिल जाएं और उनका सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट हो, तब भी वे ओहियो नदी से जबरदस्ती जल की एक बूंद नहीं ले सकती या 1000 वर्ष तक प्रयास करने पर भी ब्लू रिज को पार नहीं कर सकती। इस उक्ति में लिंकन सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए सुरक्षा के महत्व और उसकी आवश्यकता पर भी बल दे रहे थे। जिस प्रकार इंग्लैंड तथा अमेरिका सुरक्षित देश है, उस प्रकार से भारत एक सुरक्षित देश नहीं है। उस तक पहुंचने के मार्ग हैं, चाहे वे मार्ग थल मार्ग हो, जल मार्ग हो या नभ मार्ग। क्योंकि भारत की सुरक्षा नहीं है, इसलिए यह डर है कि जब भारत अपने को पुनः व्यवस्थित कर रहा होगा, तब यदि बाहर से आक्रमण हुआ तो वह टूट जाएगा। भारत जब अपने को व्यवस्थित करेगा तब उसे सुरक्षा के रूप में निर्जल गोदी चाहिए और ब्रिटिश साम्राज्य उसके लिए एक निर्जल गोदी है। कौन कह सकता है कि रनाडे ने अपने देशवासियों को उस सुरक्षा के महत्व को बताकर बुद्धिमानी नहीं की जिसे ब्रिटिश साम्राज्य दे सकता है और जिसकी भारत को बहुत आवश्यकता है। पराधीन राष्ट्र प्रबल राष्ट्र के बंधन से स्वयं को छुड़ाने और अपने को स्वतंत्र घोषित करने के लिए तो सदैव आतुर रहता है, किंतु स्वयं उस पर स्वतंत्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में शांत मन से वह यदा कदा ही विचार करता है। तथापि इस विषय में विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः यह अनुभव नहीं किया जाता कि पराधीन राष्ट्र को प्रबल राष्ट्र के साथ बांधने वाले बंधन प्रबल राष्ट्र की तुलना में पराधीन राष्ट्र के लिए अधिक आवश्यक होते हैं। यह पराधीन राष्ट्र की आंतरिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। पराधीन राष्ट्र एक अखंड राष्ट्र हो सकता है। पराधीन राष्ट्र में कई खंड हो सकते हैं। एक खंड ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी भी एकजुट नहीं होंगे, अथवा एक खंड ऐसे भी हो सकते हैं कि अभी तक तो वे एकजुट ना हो, परंतु यदि उन्हें लंबे अरसे तक एक साथ रख दिया जाए तो वे एकजुट हो जाएंगे। पराधीन राष्ट्र प्रबंधन
तोड़ने से जो प्रभाव पड़ेगा वह उसकी आंतरिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जो पराधीन राष्ट्र समग्र रूप से एक इकाई है, उसके द्वारा बंधन तोड़ने से सब अच्छा ही अच्छा हो सकता है। जिस पराधीन राष्ट्र के खंड कभी एकजुट नहीं हो सकते, उसके द्वारा बंधन तोड़ने का कोई अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं हो सकता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, किंतु तीसरे प्रकार के मामले में निश्चित रूप से खतरा है। जहाँ एकीकरण वांछनीय और संभव है, वहाँ समय से पहले बंधन को तोड़ने से निश्चित रूप से विघटन होगा, वह एक निरर्थक कार्य होगा। यह वह दूसरा खतरा है जिसके प्रति रनाडे अपने देशवासियों को सचेत करना चाहते थे। यह कौन कह सकता है कि रनाडे ने इस चेतावनी को देकर बुद्धिमानी नहीं की थी। जो व्यक्ति इस चेतावनी की आवश्यकता पर शंका करना चाहते हैं, उन्हें केवल चीन की ओर देखना होगा। 30 वर्ष पहले चीन में क्रांति हुई थी। क्या चीन के लोग व्यवस्थित हो गए हैं? जी नहीं, लोग अभी तक पूछ रहे हैं चीनी क्रांति का चक्र कब रुकेगा। जो व्यक्ति चीन की परिस्थितियों को जानते हैं, वे केवल यही कह सकते हैं, शायद अगले 100 वर्षों में। क्या चीन में ऐसी स्थिर सरकार स्थापित हुई है जिसके प्रति सभी चीनियों की निष्ठा हो? स्थिति इससे बहुत भिन्न है। वास्तव में यदि सच सच कहा जाए तो चीन में क्रांति के बाद पहले से भी आपसी फूट है और अधिक विघटन हो गया है। क्रांति से इतनी अधिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है कि उसकी स्वतंत्रता को खतरा हो गया है। इस तथ्य से इन्हीं गिने भारतीय अवगत हैं कि यदि चीन ने क्रांति से उत्पन्न अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई है, तो उसका कारण केवल यह है कि उसके शत्रु तो बहुत से थे, पर उनमें यह सहमति नहीं हुई कि उनमें से चीन को कौन निगले। चीनी क्रांति बहुत भारी भूल थी। यह युआन से कोई विचार था। उन्होंने कहा था, मुझे इस बारे में संदेह है कि क्या इस समय चीन के लोग गणतंत्र के लिए परिपक्व हैं और क्या वर्तमान परिस्थितियों में चीनी लोगों के लिए गणतंत्र को अनुकूल बना लिया गया है। सीमित राजतंत्र प्रणाली को अपनाने से परिस्थितियों फिर से तेजी से समान और स्थिर हो जाएंगी, पर लोगों की प्रकृति या चीन की वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल किसी भी प्रकार की प्रायोगिक सरकार से यह लक्ष्य कहीं देरी से प्राप्त होगा। मैं वर्तमान सम्राट को इसलिए बनाए रखना चाहता हूँ कि मैं संवैधानिक राजतंत्र में विश्वास करता हूँ। यदि हमें इस प्रकार की सरकार रखनी है तो लोग उन्हें ही रखने के लिए सहमत होंगे और उसके स्थान पर किसी और को रखना नहीं चाहेंगे। इस संकट की घड़ी में मेरा एकमात्र लक्ष्य चीन को विघटन से और उसके बाद आने वाली आपदाओं से बचाना है। जो व्यक्ति यह सोचते हैं कि चीन की स्थिति भारत के लिए उदाहरण नहीं बल्कि एक चेतावनी के समान होनी चाहिए, वे रनाडे पर भारत की स्वतंत्रता या विरोध करने के लिए दोषारोपण करने के स्थान पर इस बात से प्रसन्न होंगे कि रनाडे के पास समय से पहले होने वाली क्रांति की बुराइयों का पूर्वानुमान करने और उसी प्रकार के कदम को न उठाने के लिए अपने देशवासियों को चेतावनी देने की बुद्धि थी। 10. भावी पीढ़ियां महान पुरुषों के अंतिम वचनों और अंतिम पश्चातापों में हमेशा रुचि लेती है। महान पुरुषों के अंतिम वचन इस लोक के बारे में उनके अनुभव तथा परलोक संबंधी उनकी अनुभूति के संदर्भ में हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होते। उदाहरण के लिए सुकरात के अंतिम विचार ये थे कि उन्होंने क्रीटो को बुलाकर उससे यह कहा, हम एस्क्यूलेपियस को एक मुर्गे के देनदार हैं, उसका कर्जा चुकाना और इसे किसी भी हालत में नहीं भूलना।
किंतु महान पुरुषों के अंतिम पश्चाताप हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और भी मनन करने के योग होते हैं। नेपोलियन की मनोदशा को लीजिए। सेंट हेलेना में अपनी मृत्यु से पहले नेपोलियन ने 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अपनी बेचैनी जताई, जो आखिर में उसके पश्चाताप बने। वे इस प्रकार हैं। वह अपने जीवन की सर्वोच्च घड़ी में अपने प्राण नहीं छोड़ सका। उसने मिस्र छोड़ा, अपनी पूर्व दिशा में विजय प्राप्त करने की महत्वाकांक्षाओं को त्याग किया, और उसका अंतिम पश्चाताप, जो किसी भी प्रकार से किसी से कम नहीं था, वह था वाटरलू में उसकी हार। क्या रनाडे के मन में कोई भारी पश्चाताप थे? एक बात तो निश्चित है कि यदि रनाडे को कोई पश्चाताप थे, तो वे उस प्रकार के पश्चाताप नहीं थे जिन्होंने नेपोलियन के मन की शांति भंग कर दी थी। रनाडे सेवा के लिए जीवित रहे, ना कि प्रशंसा के लिए। उनके लिए इस बात का बहुत कम महत्व था कि उनकी मृत्यु उनके यशस्वी तथा गौरवशाली क्षण में हो या आकीर्तिकर क्षण में, या वह एक नायक के रूप में मरे, एक विजेता या स्वामी के रूप में मरे, या वे एक साधारण आदमी की तरह मामूली सर्दी जुकाम से मरे। वास्तव में रनाडे को कोई पश्चाताप नहीं था। अभिलेख से पता चलता है कि रनाडे को किसी ऐसे कार्य या घटना का आभास नहीं था जिसका उन्हें पश्चाताप रहा हो। वे आजीवन प्रसन्न व शांत रहे। परंतु यह पूछना उचित है कि यदि रनाडे आज जीवित हो जाएं, तो क्या उन्हें कोई पश्चाताप होगा? मुझे विश्वास है कि एक विषय ऐसा है जिसके संबंध में वह बहुत ही दुखी होंगे, और वह विषय है भारत में उदार दल, लिबरल पार्टी की वर्तमान स्थिति। भारत में उदार दल की इस समय क्या स्थिति है? उदार दल आहत है। वास्तव में यह बहुत नरम अभिव्यक्ति है। उदारवादी भारतीय राजनीति के तिरस्करणीय व्यक्ति है। नॉर्टन द्वारा एक अन्य संदर्भ में प्रयुक्त शब्दों में कहें तो उन्हें न जनता ने अपनाया और न ही सरकार ने। उनमें इन दोनों में से किसी भी अच्छाई नहीं है, किंतु दोनों की बुराइयां हैं। एक समय ऐसा था जब उदार दल कांग्रेस का प्रतिद्वंदी था। आज उदार दल का कांग्रेस के साथ संबंध कुत्ते और मालिक के संबंध जैसा है। कभी कभार कुत्ता अपने मालिक पर भौंकता है, किंतु अपने जीवन में अधिकांश समय में वह अपने मालिक के पीछे चलने में ही संतुष्ट रहता है। उदार दल कांग्रेस की पूंछ के अलावा और क्या है? उसका अस्तित्व इतना निरर्थक हो गया है कि बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि उदारवादी कांग्रेस में क्यों नहीं मिल जाते। रनाडे उदार दल के विध्वंस से होने वाले पश्चाताप को किस प्रकार पचा सकते हैं? कोई भी भारतीय किस प्रकार इस पश्चाताप को पचा सकता है? उदारवादियों के लिए उदार दल की विफलता एक अति दुखद घटना है, परंतु देश के लिए वास्तव में यह एक घोर अनर्थ है। एक दल का अस्तित्व लोकप्रिय सरकार के लिए इतना अधिक अनिवार्य होता है कि इसके बिना आगे बढ़ने के संबंध में सोचा ही नहीं जा सकता। अमेरिका के एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा है, अपने संवैधानिक संगठन के किसी भाग की विफलता और लिखित संविधान के एक बड़े भाग के डूबने की कल्पना करना कहीं आसान है, पर राजनीतिक समूहों के बिना आगे बढ़ने की कल्पना करना कहीं कठिन है। वे तो हमारी जीवनदायिनी संस्थाएं हैं। वास्तव में किसी दल में नियंत्रण और अनुशासन के बिना मतदाताओं के समूह द्वारा देश पर शासन करने के प्रयास को जेम्स ब्राइस ने इस प्रकार कहा है, यह उसी प्रकार का प्रयास है जैसे कि शेयर धारकों के वोटों द्वारा रेलवे बोर्ड के प्रबंधन का प्रयास करना, या यात्रियों के वोटों द्वारा चलते हुए जहाज की दिशा बदलना। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जन सरकार के लिए दल एक अनिवार्य घटक होता है, परंतु इसी प्रकार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जन सरकार के लिए एक दल का शासन घातक होता है।
वास्तव में यह तो जन सरकार को नकारना है। इस संबंध में जर्मनी और इटली का उदाहरण सबसे संगत उदाहरण है। वहां तो सर्वसत्तावादी देशों से चेतावनी लेनी थी, कहाँ हम उनके पदचिह्नों पर चलने के लिए उन्हें अपना आदर्श मान रहे हैं। राष्ट्रीय एकता के नाम पर इस देश में एक दलीय प्रणाली का स्वागत किया जा रहा है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे एक दलीय शासन के दोषों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसमें इस बात की गुंजाइश है कि अत्याचार हो और सार्वजनिक कार्यकलापों को गलत दिशा दे दी जाए। एक दलीय जन सरकार को चलने देना लोकतंत्र की परोक्ष रूप से तानाशाही बनने की अनुमति देना है। भारत में कांग्रेस शासन के अधीन हमारा यह अनुभव रहा है कि एक दल की सरकार के शासन में बहुमत का अत्याचार किस प्रकार कोरा अत्याचार नहीं रहता और कैसे वह एक जोखिम भरा तत्व बन जाता है। क्या श्री राजगोपालाचारी ने हमसे यह नहीं कहा था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग होना अब आवश्यक नहीं रहा है, जैसा कि ब्रिटिश शासन में आवश्यक था? क्या यह तानाशाह के मुंह में खून लगने जैसा नहीं है? क्या तानाशाही इसलिए तानाशाही नहीं रहती कि वह निर्वाचित है? तानाशाही इसलिए भी स्वीकार नहीं हो जाती कि तानाशाह हमारे अपने ही भाई बंधु हैं। तानाशाह का चयन यदि चुनाव द्वारा किया जाए तो यह तानाशाही के विरुद्ध गारंटी नहीं है। तानाशाही के विरुद्ध वास्तविक गारंटी यही है कि उसे सत्ता से हटाने के लिए उसका मुकाबला किया जाए, उसे नीचा दिखाया जाए और उसके एक प्रतिद्वंदी दल द्वारा उसे उखाड़ा जाए। प्रत्येक सरकार निर्णय में गलती कर सकती है, बहुत ही बुरा प्रशासन दे सकती है, भ्रष्टाचार, अन्याय और दमन व अत्याचार तथा प्रतिष्ठा के कार्य कर सकती है। कोई भी सरकार आलोचना से मुक्त नहीं होनी चाहिए, किंतु सरकार की आलोचना कौन कर सकता है? यदि यह बात व्यक्तियों पर छोड़ दी जाए तो आलोचना कौन कर सकता है? सर टॉवी यह सलाह दे गए हैं कि किसी व्यक्ति को अपनी शत्रु से किस प्रकार निपटना चाहिए। उन्होंने कहा था, जैसे ही तुम उसे देखो वैसे ही उसे तुरंत खींच लो और जैसे ही खींचो उस पर भयंकर रूप से दहाड़ो। परंतु इस सलाह पर अमल करना उस व्यक्ति के लिए संभव नहीं जो सरकार के विरुद्ध लड़ना चाहता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध इस भूमिका को सफलतापूर्वक निभा रही है। ब्राइस के अनुसार एक तो यह है कि विशाल जनसमूह भागवादी है। व्यक्तिगत प्रयास की महत्ता न होने के कारण उनमें मौन स्वीकृति तथा समर्पण की प्रवृत्ति है। वे अपने को असहाय समझते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि मनुष्य के कार्यकलापों का संचालन तो बड़ी शक्तियां करती हैं और उनकी धारा को व्यक्ति अपने प्रयास से नहीं मोड़ सकता। दूसरे बहुसंख्यकों के अत्याचार की संभावना होती है। उन व्यक्तियों को जो बहुमत के पीछे नहीं चलते प्रायः उनका दमन किया जाता है, उन्हें दंड दिया जाता है और उन्हें अन्य सामाजिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस के शासन में हममें से कुछ लोगों को इसका पर्याप्त अनुभव मिल चुका है। तीसरे CID का भय, गेस्टापो तथा अन्य सभी साधन आलोचकों पर निगरानी रखने तथा उन्हें शांत करने के लिए सरकार के पास मौजूद है। स्वतंत्रता है साहस का और साहस व्यक्तियों द्वारा एक दल में बंध जाने से उत्पन्न होता है। सरकार को चलाने के लिए दल अनिवार्य होता है, किंतु सरकार निरंकुश ना हो जाए इसके लिए दो दलों का होना अनिवार्य है। एक लोकतांत्रिक सरकार तभी लोकतांत्रिक रह सकती है जबकि वहां दो दल हों, अर्थात सत्तारूढ़ दल और दूसरा विरोधी दल। जैसा कि जेनिंग्स ने कहा है, यदि विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र भी नहीं है। महामहिम का विपक्ष कोई निरर्थक उक्ति नहीं होती। महामहिम को विपक्ष भी चाहिए तथा सरकार भी। इन विचारों के परिप्रेक्ष्य में इस बात से कौन इनकार कर सकता है
कि भारत में उदार दल की विफलता एक बड़ा अनर्थ नहीं है। उदार दल के पुनर्जीवन या एक अन्य दल के निर्माण के बिना स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का परिणाम यह होगा कि स्वतंत्रता छिन जाएगी, क्योंकि तानाशाही और स्वतंत्रता के बीच सांप और नोएले जैसा बैर होता है। चाहे तानाशाही देसी हो या विदेशी, यह खेद का विषय है कि भारतीय लोगों ने इस तथ्य की उपेक्षा की है। परंतु मुझे इस बात में संदेह नहीं कि जो लोग यह चिल्लाते हैं कि केवल कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है और कांग्रेस ही राष्ट्र है, उनको अपने इस निर्णय पर पछताना पड़ेगा। उदार दल विफल क्यों हुआ है? क्या रनाडे के दर्शन में कोई त्रुटि है? क्या उदार दल के लोगों में कोई दोष या उदार दल की कार्यप्रणाली में कोई दोष है? मेरा अपना यह मत है कि रनाडे के दर्शन में व उनकी विचारधाराओं में कोई बुनियादी दोष नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों में कांग्रेस का ध्येय सर्वोत्तम है और उदार दल के पास सर्वोत्तम व्यक्ति है। उदार दल के पास दोनों बातें हैं। मेरे विचार से उदार दल इसलिए विफल हुआ कि उसमें संगठन का पूर्ण अभाव था। उदार दल के संगठन की कमजोरियों को प्रकट करना आरुचिकर नहीं होगा। पेंडलटन हेरिग ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी में यह कहा है कि एक पार्टी का संगठन 3 केंद्रित मंडलों में फैला होता है। केंद्रीय मंडल गुट तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसका दल के संगठन पर नियंत्रण होता है, जैसे उच्च कमान कहते हैं। उसके साथ उसके कार्यकर्ता जुड़े होते हैं। इन कार्यकर्ताओं का मुख्य धंधा यह होता है कि चाहे चालीय अधिकारी के रूप में अथवा सार्वजनिक पद के रूप में हो, पार्टी संगठन के माध्यम से अपना पेट भरे। वे पेशेवर राजनेता कहलाते हैं और पार्टी तंत्र के रूप में काम करते हैं। इस आंतरिक मंडल अर्थात हाई कमान तथा तंत्र के चारों ओर ऐसे बहुत से लोगों का एक बड़ा घेरा होता है जो भावात्मक निष्ठा तथा परंपरा के बंधन से दल के साथ बंधे होते हैं। वे दल के द्वारा घोषित सिद्धांतों का आदर करते हैं। वे पार्टी के पेशेवर कार्यकर्ताओं तथा नेताओं के कार्यों की अपेक्षा अपने दल के आदर्शों तथा प्रतीकों के प्रति अधिक सजग रहते हैं। वे दल के आदर्श को वोट देते हैं, दल के रिकॉर्ड को नहीं। इस दूसरे मंडल के बाहर लोगों का वह विशाल जनसमूह होता है जो किसी दल से जुड़ा नहीं होता। ये लोग थाली के बैंगन जैसे होते हैं, वे किसी दल से नहीं जुड़ते। इसका कारण यह है कि वे या तो लक्ष्यविहीन होते हैं या विचार शून्य होते हैं, या उनके कोई ऐसा विशेष क्षेत्र होते हैं जिनका समावेश किसी भी मंच में नहीं होता। दूसरे मंडल के बाहर जो लोग होते हैं वे किसी भी राजनीतिक दल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र होते हैं। वे ही वह पुरस्कार हैं जिसे पार्टी को प्राप्त करना ही चाहिए। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों तथा राजनीति में रुचि नहीं होती, बल्कि रुचि कार्यों को कार्य रूप देने में होती है। एक दल के लिए यह आवश्यक होता है कि वह संगठित प्रयास कराए। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा है कि बहुमत शासन वाले स्वशासन में कार्यों को व्यक्तिगत प्रयास से नहीं बल्कि संगठित प्रयास से पूरा किया जा सकता है। अब देखना यह है कि संयुक्त प्रयास के लिए क्या आवश्यक होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत मत को जनमत में परिणत किया जाए। अतः किसी पार्टी का मुख्य कर्तव्य हो जाता है कि जनमत की इस परिणति अथवा निर्माण को किसी सिद्धांत विशेष की स्वीकृति का रूप दें। सिद्धांत रूप में राजनीतिक दल जनमत की अभिव्यक्ति तथा कार्यान्वयन के माध्यम होते हैं, परंतु व्यवहार में दल जनमत तैयार करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसे प्रभावित करते हैं और प्रायः उसका नियंत्रण करते हैं। वास्तव में यह दल का मुख्य कार्य होता है। इसके लिए दल को 2 कार्य करने चाहिए। पहला काम यह है कि उसे जनता के साथ अपना संपर्क रखना चाहिए। वह जनता के बीच में जाए और
उसको अपने सिद्धांतों, नीतियों, विचारों तथा उम्मीदवारों के विषय में जानकारी दे। दूसरा काम यह है कि उसे चाहिए कि वह अपने माल अर्थात अपनी बातों के पक्ष में प्रचार करे। उसे चाहिए कि वह उनके संबंध में जनता को पूरी तरह से जानकारी देकर उनके प्रति उसे जागरूक करे। पुनः ब्राइस के शब्दों में, मतदाताओं को उन राजनीतिक मसलों की जानकारी दीजिए जिनके बारे में उन्हें निर्णय करना है। उन्हें अपने नेताओं के विषय में सूचना दीजिए तथा अपने विरोधियों के दोषों तथा अपराधों को बताइए। ये बुनियादी बातें हैं जिनसे संगठित प्रयास का श्री गणेश हो सकता है। जो दल संगठित प्रयास करने में असफल रहता है उसे स्वयं को दल कहने का कोई अधिकार नहीं होता। उदार दल ने एक संगठन के रूप में इनमें से कौन सा कार्य किया है? उदार दल के पास केवल उच्च कमान है। उसके पास कोई तंत्र न होने के कारण उच्च कमान केवल एक छाया मात्र है। उसका अनुयायी वर्ग केवल उस केंद्रित मंडल तक ही सीमित होता है जिसमें परंपरा के बंधनों से बंधे लोग होते हैं। नेताओं के पास ऐसा कुछ नहीं होता जिससे वे लोगों के अंदर भावात्मक निष्ठा उत्पन्न कर सकें। भीड़ को एकत्रित करने के लिए उनके पास युद्ध का नारा नहीं होता। उदार दल का जनसंपर्क में विश्वास नहीं है। एक ऐसे दल के विषय में कल्पना नहीं की जा सकती जो मुख्य जनधारा से नितांत अलग थलग हो। वह धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करता। यह बात नहीं है कि प्रचार करने के लिए उसके पास कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म की भांति वह धर्मांतरण निरपेक्ष पंथ है। सिद्धांतों तथा नीतियों को सूत्रबद्ध करने में उसका विश्वास है, परंतु वह उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास नहीं करता। प्रचार तथा संगठित प्रयास उदार दल के लिए वर्जनाएं हैं। वे व्यक्तिगत स्तर पर आवाज उठाते हैं। वे सालाना बैठकें करते हैं। जब क्रिप्स जैसा कोई व्यक्ति आता है अथवा जब वाइसराय महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित करता है तो वे आमंत्रण के लिए भाग दौड़ करते हैं। बस यही सीमा है उनकी राजनीतिक गतिविधि की। यदि उदार दल की बदनामी हुई है तो क्या इसमें कोई आश्चर्य है? उदार दल सबसे महत्वपूर्ण इस तथ्य को भूल गया है कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन का होना अनिवार्य है, और विशेष रूप से राजनीति में तो बहुत ही अनिवार्य है, जहां अनेक परस्पर विरोधी तत्वों को व्यवहारिक एक सूत्रता में बांधना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भारत में उदार दल की इस विफलता के लिए कौन उत्तरदायी है? तथापि हमें इस बात को कहने का बहुत खेद है, और मेरा विचार है कि हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस विफलता का उत्तरदायित्व किसी हद तक रनाडे पर भी है। रनाडे का संबंध विशिष्ट वर्गों से था। उनका जन्म तथा पालन पोषण उनके अंदर ही हुआ था। वह कभी भी जनता के आदमी नहीं बने। उदार दल के पास कोई तंत्र या मशीनरी नहीं है। उसने एक तंत्र व मशीनरी का निर्माण क्यों नहीं किया? इसका कारण यह है कि इस दल का जनसंपर्क में विश्वास नहीं था। जनसंपर्क के प्रति विमुखता रनाडे की प्रमुखता है। जनसंपर्क की उपेक्षा करके यह दल रनाडे द्वारा छोड़ी गई परंपरा का अनुसरण कर रहा है। उदार दल के लिए रनाडे की एक और परंपरा है। उसका संबंध सिद्धांतों तथा नीतियों की प्रेरणा शक्ति में झूठे विश्वास से है। मैं जिनी ने एक बार कहा था, आप व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, उसके महान विचार की नहीं। मुझे यह सबसे गलत विचार प्रतीत होता है। मनुष्य नश्वर होते हैं, उसी प्रकार विचार भी होते हैं। यह विचार गलत है कि विचार अपना संवर्धन स्वयं कर सकते हैं। जिस प्रकार पौधे को पानी की, उसी प्रकार विचार को प्रचार की दरकार रहती है, अन्यथा दोनों मुरझाकर नष्ट हो जाएंगे।
रनाडे मेजिनी से सहमत थे और इस बात में उनका विश्वास नहीं था कि विचार के फलवन के लिए किसान की भांति एड़ी चोटी का पसीना बहाने की जरूरत है। यदि उदार दल केवल सिद्धांत तथा नीति निर्धारण से ही संतुष्ट है तो उसके लिए रनाडे की परंपरा ही उत्तरदायी है। उदारवादियों के क्या कर्तव्य है? मैं यह जानता हूँ कि सभी उदारवादी यही कहेंगे कि हमारा कर्तव्य अपने गुरु का अनुसरण करना है। सच्चे श्रद्धालु शिष्यों के समूह का और क्यों दृष्टिकोण हो सकता है, किंतु इसके अलावा क्या कोई और बात अधिक भ्रांतिपूर्ण और अविवेकपूर्ण हो सकती है? इस प्रकार के दृष्टिकोण के दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक यह कि महान व्यक्ति अपने शिष्यों पर अपने सिद्धांत थोपते हैं। दूसरी बात यह है कि शिष्यों को अपने गुरु से अधिक बुद्धिमान नहीं होना चाहिए, किंतु ये दोनों निष्कर्ष गलत हैं। ये गुरु के प्रति अन्याय करते हैं। कोई भी महापुरुष वास्तव में अपने सिद्धांतों या निष्कर्षों को अपने शिष्यों पर थोपकर उन्हें पंगु नहीं बनाता। महापुरुष अपने शिष्यों पर अपने सिद्धांत नहीं थोपता, वह उनका आह्वान करता है और उनकी विभिन्न क्षमताओं को जागृत करके उन्हें कर्मठ बनाता है। शिष्य अपने गुरु से केवल मार्गदर्शन प्राप्त करता है, वह अपने गुरु के निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। अपने गुरु के सिद्धांतों या निष्कर्षों को अस्वीकार करने में शिष्य की कोई कृतज्ञता नहीं होती। जब वह उन्हें पुनः अस्वीकार करता है तब भी वह हार्दिक आदर के साथ अपने गुरु के संबंध में यह स्वीकार करता है, आपने मुझसे स्वयं मेरा परिचय कराया, मुझे ज्ञान प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। गुरु इस आदर से कम का पात्र नहीं है और शिष्य इससे अधिक आदर देने के लिए बाध्य नहीं है। अतः यह बात गुरु के लिए भी सही नहीं है और स्वयं शिष्य के लिए भी सही नहीं है कि वह गुरु के सिद्धांतों और निष्कर्षों के बंधन में बंधकर रह जाए। उसका कर्तव्य सिद्धांतों को जानना है और यदि वह उनके मूल्यों और उनकी सार्थकता से संतुष्ट हो जाए तो उनका प्रचार प्रसार करना है। यह प्रत्येक गुरु की इच्छा होती है। ईसा मसीह और बुद्ध ने भी यही चाहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि रनाडे की भी यही इच्छा रही होगी कि यदि उदारवादियों का रनाडे के प्रति आस्था, प्यार और आदर है तो उनका परम कर्तव्य एक साथ मिलकर उनका गुणगान करना ही नहीं है, बल्कि रनाडे के विचारों और सिद्धांतों को फैलाने के लिए अपने को संगठित करना भी है। इस बात की कितनी आशा है कि उदारवादी इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे आएंगे। इस संबंध में लक्षण शुभ नहीं है। पिछले चुनावों में उदारवादियों ने एक भी सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ा। निसंदेह यह अपने आप में आश्चर्य की बात है, किंतु यह बात स्वयं ही प्रभावहीन हो जाती है जब कोई व्यक्ति उदार दल के प्रमुख प्रकाश स्तंभ माननीय श्रीनिवास शास्त्री की इस घोषणा को याद करता है कि वह कांग्रेस की सफलता की कामना करते हैं। इस बात की तुलना तो केवल भीष्म के विश्वघाती और द्रोहात्मक आचरण से हो सकती है। वह माल तो कौरवों को उड़ाते थे, पर उनके शत्रुओं अर्थात पांडवों की सफलता के न केवल गीत गाते थे बल्कि उनके लिए जान भी खपाते थे। इससे यह पता चलता है कि उदारवादियों का भी रनाडे के सिद्धांतों पर से विश्वास उठ गया था। यदि उदार दल की सेहत की यही हालत है तो ये अच्छा ही होगा कि वह दल मर मिट जाए। इससे एक नए विन्यास के लिए रास्ता खुलेगा और हमें उदारवादियों तथा उदारवादता की बेअर्थ की बकझक की नीरसता से छुटकारा मिलेगा। यदि ऐसा होगा तो दिवंगत रनाडे की आत्मा को शांति ही मिलेगी।